एक मिनट। एवरीवन स्टार्ट करें। थोड़ा सा सेटिंग में आज डे 1 है तो टाइम लगा। चलिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए जब भी मैं कुछ पूछूं या आप लोग कुछ पूछें या मैं कुछ यस पूछूं सर। आपसे, तो सबकी आवाज आनी चाहिए। ओके सर। और ओके जब भी सर। आप लोग बोले बच्चों, मुझे अपना नाम भी बताते रहें साथ साथ, जिससे मुझे नाम के साथ भी इंटरेक्शन होती रहे आप सबके। और मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स बोले, सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि मुझे सिर्फ 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है और बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात सब लोग? यस सर। तो यस दैट मीन्स सर। कि जब जब भी मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करूं या जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप करें, तो सभी पार्टिसिपेट करें। किसी को आता है तो अपना नाम लेके कि मैं बताऊं सर या मैं बताऊं। ऐसा ना हो कि मुझे एक दो ही आवाजें रिपीट होती रहे या एक दो नाम ही मुझे बार बार रिपीट होते रहे। हमें सबको लेके चलना है। और बाकी के स्टूडेंट्स भी जो अगर किसी बात का जवाब जानते हैं या कोई ऑलरेडी कुछ किसी सवाल का जवाब जानते हैं, तो वो भी उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करें जो वो चीज नहीं जानते। तो इससे क्या होगा, सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में। समझ गए मेरी बात सब लोग? यस सर। ओके। यस सर। तो यस सर। बच्चों, आपको पता यस। है कि आपकी क्लास 10th साइंस में टोटल 16 चैप्टर्स हैं बच्चों। ये चीज तो आप लोग जानते हैं। और आपको पता है इन 16 चैप्टर्स में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है ये लाइफ प्रोसेसेस। पता है आप लोगों को? ये चीज आपको धीरे धीरे पता लगती रहेगी। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है? चलो ये चीज तो हम मानते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? तो वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बच्चों, आप लोग और या फिर हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे फिजियोलॉजी के साथ। किसके साथ? फिजियोलॉजी के साथ। सर ये फिजियोलॉजी क्या होता है? कोई बच्चा जानता है कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओके, यानी कि कोई नहीं जानता। ओके बच्चा, अपना नाम बताओ मुझे। हेलो। यस सर सर। जैद, मेरा नाम है जैद। यस जैद, बोलो बेटा। सर नहीं पता सर फिजियोलॉजी का मतलब। अच्छा नहीं पता, चलिए। देखिए बच्चों, मैम। ये हाँ अपना नाम बताओ बेटा। सर मेरा नाम गर्व है। गर्व। ओके गर्व, बताइए। सर जब इसमें हम अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। So in this we will deal with physical body only. यस सर। Okay. सर आई थिंक सो। You think so, कैन right? आई So and कैन आई yes, sure, sure. What's your good name? लव वे। Lavya. Yes, Lavya. सर इसमें हम पढ़े कि लिविंग थिंग कैसे मतलब काम करती है, फंक्शन करती है। लिविंग थिंग कैसे काम करती है या फिर लिविंग थिंग की बॉडी कैसे काम करती है ना? चलिए। सो बच्चों, वेरी गुड। ये एक बॉडी। ग्रीक, हाँ ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है बच्चों। एक वर्ड होता है फिजिस, राइट? एक वर्ड होता है फिजिस। और बच्चों एक वर्ड होता है, मैं आपको बताता हूं, चलिए कोई बात नहीं। एक वर्ड होता है लॉगस, राइट? बच्चों फिजिक्स का मतलब होता है किसी चीज का नेचर या फिर उसका ओरिजिन होना।
ओरिजिन होना। और लॉगस जो लॉजी वर्ड बना है ना बच्चों, ये लॉजी वर्ड बना है लॉगस वर्ड से। हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना लॉगी या लॉजी, सॉरी, लॉजी वर्ड बना है लॉगस, एक ग्रीक वर्ड से। बच्चों इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी वर्ड के पीछे पढ़ते हैं लॉजी, जैसे कि बायो और लॉजी। बच्चों बायो का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग and the logy, very good, and the logy means to study. That means if we combine both of these words, so we can say that to study of the living beings or living beings organism. की स्टडी करना। वेरी गुड। तो दैट मीन्स इन दिस चैप्टर or the means the physiology in which we will deal about or the study about the origin of anything, like the origin, function, nature of the organ system or the organism's body. So that means in a simple words, फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करना, या फिर उसका ओरिजिन कैसा हुआ है या उसका नेचर कैसा है, इसके बारे में जानना। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग डील करेंगे बच्चों आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी के बारे में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम जो मेजरली यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, हम फोकस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेकर। इसको लेकर ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेकर। और कुछ शॉर्ट अमाउंट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों प्लांट्स की फिजियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स फिजियोलॉजी के बारे में। और उसके अलावा हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा बहुत कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और वो कौन से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? तो अगर मैं बताऊं तो मेजरली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमीबा के बारे में। तो बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन लाइफ प्रोसेसेस में या फिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं। क्या ये बात सबको समझ आई? यस सर। ऑलराइट, सो वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, सो बच्चों अगर मैं आपके नॉलेज के अलावा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं ना, तो इस चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज आती है। और इस चैप्टर में स्पेशली जब हम डील करेंगे बच्चों ह्यूमंस की फिजियोलॉजी को, जो कि इस चैप्टर का अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर मैं कहूं कि वो एक 5 स्टार कॉन्सेप्ट रहेगा जिसके अंदर हम सारे ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हम पूरी फिजियोलॉजी के साथ डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले लेक्चर को लाइफ प्रोसेस के। बच्चों इस चैप्टर में यानी कि आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन यानी कि इसका, और लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, एक सवाल मेरा यहाँ पे आप लोगों से रहेगा। सबसे एक लिविंग बीइंग जो होता है बच्चों, उसको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या चाहिए? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना, वो कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, या उसकी बॉडी के लिए? सर फूड एंड ऑक्सीजन, सर एनर्जी, सर न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, सर एनर्जी। सर एनर्जी। कई बच्चों ने जवाब दिया फूड का, कई बच्चों ने मुझे जवाब दिया न्यूट्रिशन का, कई बच्चों ने जवाब दिया एनवायरनमेंट की भी मुझे आवाज आई थी, ठीक है। कई बच्चों ने बोला एनर्जी। वेरी गुड। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने कहा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो सकती है? एनर्जी। और एनर्जी की हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो भी हम फूड को इनटेक करते हैं वहां से। यही तो होता है बच्चों कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर, उससे उसको एनर्जी मिलती है। यस सर, राइट? यस सर।
और आपको पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अब चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एक मैमल्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन ही क्यों ना हो, उसे एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए एनर्जी की। मन में सवाल आ रहा होगा कि ये हमें क्यों चाहिए? उसको इसलिए चाहिए ताकि उसकी बॉडी कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए उसकी बॉडी की जो भी फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है वो उनको कंप्लीट कर सके। अब कौन कौन सी फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं बच्चों? कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है? respiration, Nutrition, digestion, respiration, digestion, excretion, circulation, Very good. regulation. transportation, digestion, Very good. circulation, excretion. वेरी गुड। तो ये हमारी कुछ बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जिसको आप ब्रीदिंग का नाम भी दे सकते हो। जैसे कि फंडामेंटल एक्टिविटीज में हमारी बॉडी में क्या क्या आ गया कि सबसे पहले जो हमें चाहिए, सबसे पहले फंडामेंटल एनर्जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए फंडामेंटल एक्टिविटीज में? हमें चाहिए एनर्जी। Energy. और Yes, बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो दो चीजों के लिए भागता है। या तो वो भागेगा, सबसे पहले अगर हम किसी ह्यूमन के बारे में बात करें तो वो दो चीजों के पीछे जाएगा बच्चों। एक उसको चाहिए उसका फूड, और Food उसके साथ और साथ उसको air. चाहिए उसका, क्या बोला बेटा आपने? Air. शेल्टर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बच्चों उसका शेल्टर, राइट। तो शेल्टर में तो सबका शेल्टर एक जैसा नहीं हमें देखने को मिलता, लेकिन फूड की अगर हम बात करें तो उससे निकलने वाली जो भी एनर्जी है, शायद वो चीज सभी के लिए कॉमन हो। यहाँ पे ये चीज समझ आई सबको? ये चीज समझ आई, राइट। अब ये जो जितने भी बच्चों ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट्स हो या फिर बच्चों मैमल्स में ह्यूमन ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी माइक्रोब क्यों ना हो, या फिर कोई भी माइक्रोब क्यों ना हो, बच्चों ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? अपने सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग में क्या क्या सर, ये एनर्जी वाटर बॉटल से ले रहे हैं या टेबल से ले रहे हैं, फैन से ले रहे हैं? सराउंडिंग में सबसे जरूरी क्या है बच्चों? सराउंडिंग में सबसे जरूरी है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज सनलाइट। कहां से लेते हैं? सनलाइट से। मैं बिल्कुल बेसिक से, हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास, अगर किसी बच्चे का कोई छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट, बेसिक बात अगर समझ ना आई हो या फिर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो विदाउट एनी हेसिटेशन दे कैन आस्क टू मी। बिल्कुल भी हेसिटेट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा हो जिसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक बात किसी को समझ ना आई हो या ना आई हो कभी पहले, और उसका वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर ना हो पाए, तो दे कैन आस्क। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी हेसिटेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये कहते हैं कि हमने सनलाइट से एनर्जी को लिया, बिल्कुल लिया हमने, और कई ऐसे भी अदर हमारे पास केमिकल सोर्सेज होते हैं जिससे हम अपने मैकेनिकल वर्क, केमिकल वर्क, ऑस्मोटिक फंक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं हमारी, जिससे ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी की, उनको होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप जो भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क क्या करते हैं हम? जैसे कि आपने देखा होगा आपकी बॉडी वर्क करती है, आपकी बॉडी जैसे मूवमेंट करती है ना बच्चों, जैसे आपकी बॉडी लोकोमोट करती है, जिसको हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। ये कुछ आपके मैकेनिकल वर्क्स के अंदर आएंगी चीजें बच्चों। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है? समय आए जय अर्णव, और किसने नाम बोला अपना अभी? सर जय। जय, बताइए अर्णव, बताइए, अर्णव ने पहले बोला, अर्णव बताइए। Yes, sir. Sir, locomotion involves the movement of body as a whole, while the term movement can be taken as small as cellular movement also. For example, cytoplasm is also continuously moving, but it is very, very small, we can say very small type of displacement. So, movement is a general term, while locomotion is a more specific term. For example, when amoeba moves, we say that it locomotes. Okay, so in a simple words, we can say that in a locomotion, change in position. In this,
द चेंज इन पोजीशन। अच्छा, आप मूवमेंट बेटा एक ही प्लेस पे रह के भी तो कर सकते हैं। आप मूवमेंट एक सेम प्लेस पे रह के भी तो कर सकते हैं। सपोज ये कोई इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल जो अपने हैंड की मूवमेंट कर रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये बच्चों ये भी तो एक तरह की मूवमेंट हुई। यस और नो, से यस और नो। Yes. Yes. और यहाँ पे हमने ये देखा बच्चों कि यहाँ पे पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, नो चेंज इन पोजीशन इन दिस कंडीशन, करेक्ट। और इसका मतलब लोकोमोशन में क्या हुआ कि ये कोई एक्स इंडिविजुअल था और ये यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मूव किया इसने, तो इसका मतलब इसने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में एक सिंपल सा ये डिफरेंस होता है जिसको हम आपके मैकेनिकल वर्क्स के अंदर रखते हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी बॉडी के अंदर होती हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि बॉडी फ्लूइड बैलेंस कंट्रोल रखना। इलेक्ट्रिकल वर्क आपकी नर्व इंपल्सेस के अंदर होता है, आपके नर्वस सिस्टम में, राइट, एंड बिल्ड एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो हमारी बॉडी को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यही हमारी बॉडी की कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, या फिर मैं कहूँ कि हमें जो एनर्जी मिल रही है इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो या ऑस्मोटिक हो एक्सेट्रा, इनको करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, हम वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। ये चीज सबको समझ आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. बच्चों आपने और भी ऑब्जर्व किया होगा ना खुद को या अपने आसपास, आप और कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई आप रनिंग करते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप अभी मेरे से बातें कर रहे हो, या फिर आप खाना खा रहे हो, या आप कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें उनमें देखने को मिलती है। बच्चों एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास जो हमें सिर्फ लिविंग में देखने को मिल रही हो? मैं लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर भी आऊंगा बच्चों, अभी हम लोग अभी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ही बात करेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है हम सभी से कि हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। बच्चों मैं बताता हूं आपको कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करेंगे। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं बच्चों? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारी वो होनी चाहिए जो सिर्फ लिविंग के अंदर हो और वो सभी लिविंग के अंदर प्रेजेंट हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डियर लर्नर्स हम किसको बोल रहे हैं? जो नंबर एक बात ऑल लिविंग के अंदर हो, ऑल लिविंग्स में हो। नंबर टू ओनली लिविंग में हो। बताइए बच्चों, इनके अलावा ये तो शिवांश। रिप्रोडक्शन नंबर एक। ओके रिप्रोडक्शन आपको अब मैं बताता हूं, आपने किसने बताया रिप्रोडक्शन? ये सर मनोज। मनोज, ठीक है बेटा। एक और, जैसे कि अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, एक बारी में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एक मिनट बच्चा, सबको सब लोग ध्यान से सुनना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म। बच्चों मुझे अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या ये सभी है? क्या ये सभी है? मेटाबॉलिज्म। सेकंड वाली है सर, ग्रोथ। ज्यादातर बच्चे जो हैं मेटाबॉलिज्म बता रहे हैं, यही बता रहे हैं ना ज्यादातर? यस सर। अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही है या फिर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को भी हम इसके अंदर लेंगे? एवरीवन, सभी लोग बताइए। सर ग्रोथ को लेंगे। सर ग्रोथ को लेंगे हम। सिर्फ मेटाबॉलिज्म को करेंगे। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ मेटाबॉलिज्म को लेंगे वो कौन कौन है? सर मी अर्नब। सर Okay. देवांश। सर अर्नब, मानस, लब्बे। दिवाश, गर्भ, लब्बे। ओके चलो अब मैं जरा बताता हूँ। जो बच्चे कुछ बच्चे सही बता रहे हैं और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है, ठीक है? जो बच्चे बता रहे हैं जिनकी बात सही निकलेगी, वेरी गुड। देखिए बच्चों,
मैंने 3 क्राइटेरिया लिए, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। मैंने कहा कि ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बतानी है हमें जो सिर्फ लिविंग के अंदर हो और सभी लिविंग के अंदर हो। बच्चों मैंने कहा क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो सवाल मन में आया होगा कि सर बिल्कुल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म का क्या होगा जो इनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स के बारे में हम लोग बात करें, या फिर बच्चों जैसे कि आपने सुना होगा वर्कर बीज के बारे में, जो वर्कर बीज होती हैं, या फिर आप लोगों ने बच्चों एक प्रजाति सुनी होगी, एक स्पीशीज सुनी होगी म्यूल, जो कि हॉर्स और डोंकी का क्रॉस होता है। Yes, बच्चों sir. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जो इनफर्टाइल होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वन और टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। On behalf of that criteria, we are not able to recognize reproduction in a defining property of living organism। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो है जो सभी लिविंग में देखने को मिले और सिर्फ लिविंग में देखने को मिले। ये बात समझ आई? यस सर। ये बात सबको समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर Yes, म्यूल sir. कौन है? म्यूल बेटा म्यूल एक स्पीशीज होती है, आप देखोगे ना, ये खच्चर देखे आपने? खच्चर गधे की तरह होता है बेसिकली। यस सर। बेटा ये डोंकी और हॉर्स का क्रॉस होता है, डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है बच्चा। पढ़ेंगे आप इसके बारे में भी आगे, ठीक है? तो बच्चों रिप्रोडक्शन को इसलिए हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। बच्चों अगले पे आते हैं, जो कि मैंने लिखा यहाँ पे ग्रोथ को। अब कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रोथ को कहते हैं कि वो एक लिविंग, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? बच्चा कौन कौन ऐसा है? सर मैं शिवांश। शिवांश। एनीवन? ओके सर मैं सर जैद। जैद। ओके सर कार्तिक। कार्तिक। ओके और कोई? बाकी बच्चे सो गए क्या? सर मैं एक ऑप्शन और ऐड करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर रेस्पिरेशन। अच्छा रेस्पिरेशन, बेटा वो तो प्रोसेस हो गई है। मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, उस पर भी बताऊंगा बच्चा, उस पर भी बात करेंगे। देखो अब बात आती है ग्रोथ की। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि ग्रोथ जो है वो दो तरह से होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ जो कि बॉडी के अंदर होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो बॉडी के बाहर हमें देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक जो बॉडी के अंदर होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो बॉडी के बाहर हमें देखने को मिलती है। बच्चों बच्चों ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, अगर आप एक सैंड मोल्ड को भी देखोगे ना, किसी रेत के पहाड़ को, तो बच्चा यस सर, आउटसाइड उसको से डस्ट हो जाती है, डस्ट लग जाती है तो वो ग्रोथ हो जाती है। वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए Yes, इसके ऊपर अगर डस्ट आ रही है बच्चों, तो ये क्या करेगा? ये ग्रोथ करने लगेगा ना। अगर इसके ऊपर डस्ट आ रही है तो बच्चों Yes, ये sir. ग्रोथ करने लगेगा। बच्चों इसी वजह से, क्योंकि ये तो एक एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं और एबायोटिक Yes, फैक्टर्स sir. हमारे नॉन लिविंग के अंदर आते हैं बच्चों। Yes, sir. इसीलिए ग्रोथ भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। You are inaudible.
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस Yes, sir. सर आ रही है। सर अब आ रही Yes, sir. बच्चों को नेटवर्क इशू हो गया था कुछ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वहीं से। ओके सर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे थे, सब लोग आ गए ना? एक बार देख लो। सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट करी है क्या? हाँ बच्चे, आवाज आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। नो सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक मिनट। वेट बच्चे। नाउ यस सर। ऑलराइट। यस सर, विजिबल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहाँ थे बच्चों? हम लोग थे ग्रोथ के ऊपर। क्या कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आता है या नहीं, हम लोग ये बात कर रहे थे, है ना बच्चों? तो अभी जो हमने बात की थी कि जैसे कि इस सैंड मॉल पे या उसके ऊपर एक रेत के पहाड़ पे अगर डस्ट ये आने लगे। हाँ जी बच्चा, कोई पूछ रहे हैं कुछ? एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने Good evening. थोड़ा आधा घंटा लेट ज्वाइन किया था, कनेक्ट नहीं हो रही। ओके ओके। एक बार आप रिपीट कर देंगे? हाँ, अभी तक देखो, क्या नाम है बेटा आपका? सर मोक्षिता। मोक्षिता। यस। ओके मोक्षिता। मोक्षिता, अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बात की है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट किसकी होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, जिससे कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज जो है, जितनी भी वेरियस एक्टिविटी उसकी बॉडी के अंदर होती है, वो अच्छे से उसको कर सके। इस पूरे चैप्टर में बेटा हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में डील करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब जिसमें हम अपनी बॉडी की ओरिजिन कैसे हुआ है ऑर्गन सिस्टम का, या ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग किस तरह से होती है, उसके बारे में डील करते हैं। उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाइड प्रॉपर्टी क्या है, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करे। हम उसको सर्च कर रहे थे। तो मैंने 3 ऑप्शंस यहाँ लिखे थे जिसको रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के साथ हमने डील किया था। तो हमने रिप्रोडक्शन में देखा कि भाई एक रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको डिफाइन करे। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसको बोल रहे हैं बच्चा कि जो सिर्फ हमें लिविंग में देखने को मिले और सभी लिविंग में देखने को मिले। दैट मीन्स कि ऐसा ना हो कि वो एक एक्सेप्शनल केस बन जाए किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी लिविंग के अंदर। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग्स में देखने को मिले और सिर्फ लिविंग में देखने को मिले, हम उसको सर्च कर रहे थे, जिसमें हमने 3 मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे रखा था। नंबर 1 वाज रिप्रोडक्शन, नंबर 2 ग्रोथ एंड थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। हमने अभी डील किया था रिप्रोडक्शन के साथ, जिसमें हमने कुछ एक्सेप्शनल केस देखे थे, जैसे कि कुछ इनफर्टाइल कपल्स हो गए, वर्कर बीज हो गई, और एक म्यूल एक ऐसी स्पीशीज थी जिसका हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया था। इनके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ यही स्पीशीज ऐसी, इनके अलावा और भी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो इनमें आती हैं, राइट, या जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा बेटा हम ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ग्रोथ भी 2 तरह से होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जो कि हमें कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अब एबायोटिक फैक्टर्स बच्चों वो होते हैं जो नॉन लिविंग में अंदर देखने को मिले, जैसे कि हम यहाँ एक माउंटेन के बारे में बात कर रहे थे। तो एक डस्ट पार्टिकल्स कैसे इसके ऊपर आते हैं और इसके ऊपर वो एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकती है। इस बिहाफ पे हमने ये कहा कि भाई ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट। और अब उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने बोला था मेटाबॉलिज्म, तो यस बच्चों, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उससे पहले कि सर मेटाबॉलिज्म होता क्या है, क्या आप लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यस सर। हाँ जी। तो मेटाबॉलिज्म यानी कि जितनी भी जो आपकी बॉडी में केमिकल केमिकल रिएक्शंस हो रही है, बायोकेमिकल chemical reactions that take place in our body. Very good. So the sum total of all the chemical reaction which are occurring in our body is known as the metabolism. 2 तरीके से डील करते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में अच्छे से डील करेंगे, जैसे सर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। करेक्ट, जैसे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ब्रिंग अप, और उसके एक में आप ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे इसमें ब्रेक डाउन करना और इसमें बनाना किसी चीज को
जोड़ना एक तरीके से, ये सिंपली वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको समझ आई। तो एक लिविंग अगर है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा उसमें हमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना मेटाबॉलिज्म की, वो जरूर देखने को मिलेगी, राइट। तो इसीलिए, और ये विदाउट एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये विदाउट एक्सेप्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। और भी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कॉन्शियसनेस है बच्चों, लेकिन कॉन्शियसनेस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जिनको आप आगे डील करेंगे हायर क्लासेस में। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है मेटाबॉलिज्म से। सर मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है? नहीं, दैट इज विदाउट एक्सेप्शन। तो सर जो प्लांट होते हैं वो लिविंग ही है ना? बेटा प्लांट तो लिविंग है, क्या उनकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती? क्या उनकी बॉडी में एनाबॉलिज्म नहीं होता? क्या वो अपना Yes. फूड मैन्युफैक्चर करते? तो वो तो Yes. यानी कि मेटाबॉलिज्म तो वहां पे भी हो रहा है। बात समझ रहे हो ना? करेक्ट। जितनी भी फंडामेंटल एक्टिविटीज है वो सारी इसके अंदर आती है ना, मेटाबॉलिज्म। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, लाइक ब्लड का सर्कुलेट करना है, ब्रीथिंग हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये सब इसी से तो हो रही है। ये एक दूसरे से ये कोरिलेट करती है। वी कैन आल्सो से दैट कि दीज बोथ द टर्म लाइक द लाइफ प्रोसेसेस और द मेटाबॉलिज्म, दे बोथ आर कोरिलेटेड। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या दोनों एक दूसरे से हैं। वी कैन आल्सो से दैट, ठीक है। सो यस, वी कैन ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज को, जैसे कि हमने बात की थी, रनिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, ईटिंग हुआ, आप बात कर रहे हैं मेरे से, ये सारी मूवमेंट हो गई, लोकोमोशन हो गई, ये सब। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं, हम इन एक्टिविटीज को देख के तो कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अलाइव है, जिंदा है वो, अगर वो ये सब एक्टिविटीज कर रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्ट में है या अगर वो स्लीपी मोड में है, तब भी तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है या नहीं? यस सर, वो प्लांट जैसे प्लांट भी तो रेस्ट में रहता है ना बच्चों। प्लांटों में लोकोमोट करते हुए नहीं दिखते इस तरह से, या प्लांटों में मूवमेंट करते हुए नहीं दिखते, लेकिन वो भी तो जिंदा है। तो हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? तो बच्चों हम कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बिहाफ पे कह रहे हैं कि वो जो है वो अलाइव हैं, वो जो है जिंदा हैं, हम इस बिहाफ पे उनको कहते हैं। तो बच्चों कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो? जैसे कि सर ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। करेक्ट। एक्सक्रीशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सर एक्सक्रीशन। और एक चीज ध्यान रखना, कई लाइफ प्रोसेसेस ऐसी होती है जो प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। भाई हमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं देखने को मिल रहा उसके अंदर, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जिस सिस्टम का पार्ट है बच्चों, हाँ, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन भी ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन उनकी बॉडी में भी होता है, प्लांट्स की बॉडी में भी होता है, हमसे कर लेंगे हम। वो अलग तरीके के वहाँ पे टिश्यूज होते हैं, अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं वहाँ पे जो उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल और मेरा यहाँ से, ये चीज तो हमें समझ आती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, अगर कोई जिंदा है ऑर्गेनिज्म, तो बच्चों उसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस कितने जरूरी हैं, ये चीज आप जानते हैं क्या? ऐसा अगर ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए डाइजेशन है, और आज डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन कहे कि मैं आज होऊंगा और कल नहीं होऊंगा, मैं आज तो हो जाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस कल या संडे और मंडे को जो है वो एब्सेंट रहेगी, ये सही, ये चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए हार्ट बोलने लगे, मैं आज सिर्फ रात 12 बजे तक काम करूंगा, उसके बाद मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, अगर ऐसा होने लगे तो ऐसा हाँ, तो क्या होगा? लाइफ आगे चल ही नहीं पाएगी। तो बच्चों इसका मतलब ये जितनी भी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, दे ऑल आर डूइंग मेंटेनेंस जॉब फॉर आवर बॉडी। बच्चों क्या परफॉर्म कर रही है? ये मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म कर रही हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए। जो मेंटेनेंस जॉब का मतलब मैंने क्यों बोला, और मेंटेनेंस जॉब भी कैसे? एक साथ मिलकर सभी जो है वो मेंटेनेंस जॉब कर रही हैं, यानी कि टुगेदर, साथ रह के एक साथ सभी जो है वो मेंटेनेंस जॉब जो है वो अपनी परफॉर्म कर रही हैं, एक साथ रहकर अपनी सारी मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म कर रही हैं। क्यों बोला मैंने मेंटेनेंस जॉब और टुगेदर वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे?
सर क्योंकि वो बताओ। एक सर, साथ मतलब मिलके करते हैं और बॉडी को मेंटेन करते हैं। हम्म, सर मतलब वो एक साथ मिलके करते हैं बॉडी को मेंटेन, अगर सर एक भी रुक जाए यूनिट की तो तरह सर हम वर्क करते हैं, अलाइव जैसे नहीं अगर माने जाएंगे। यूनिसेलुलर में तो सिंगल है, लेकिन ये वर्कलोड सर भी कम पड़ेगा। लाइफ के लिए सर सब कुछ इम्पोर्टेंट है सर। फूड का इंटेक हो रहा है तो वो जहाँ पे इंटेक हो रहा है सर वहां से पूरे बॉडी में सर्कुलेट भी करना चाहिए। तो यस, सारे सिस्टम डाइजेशन जब होना तक चाहिए एक सर, साथ वर्क नहीं डाइजेशन भी। करेंगे तब तक बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वेरी यस गुड, वेरी ये सर गुड, जब वेरी तक सारे गुड। यस सर, बॉडी अगर के सर एक भी सर सिस्टम फंक्शन रुक सही गया से तो सर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी। वेरी गुड। जैसे जैसे बच्चों हम ऑफिस है ना, की बात अगर करते हैं, हाँ, जैसे जैसे ऑफिस की बात करते हैं, बोलो बेटा यस सर, बोलो। उसमें सर अगर कोई भी सर एब्सेंट हो गया तो सर काम रुक जाता है। वैसे ही सर सबको हाँ एक साथ काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऑफिस में यस तो बेटा ऐसे भी हो जाता है कि उसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मान यस लो, सर। चलो हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हमने फूड इंटेक किया और डाइजेशन की प्रोसेस हुई, लेकिन उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहा है, यानी कि ब्लड कह रहा है मैं तो नहीं पहुंचाऊंगा आगे इसेंशियल सब्सटेंसेस हर एक सेल्स या टिश्यूज तक। यस या फिर ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कहने लगे कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा ऑक्सीजन को अंदर, आप अपने आप ब्रेक डाउन करो। कैसे करोगे? विदाउट ऑक्सीजन फूड को। आप देखो कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करोगे। तो इसका मतलब डाइजेशन की प्रोसेस जब हुई, उससे एक इसेंशियल सब्सटेंसेस निकले बॉडी के अंदर। उसके बाद ब्लड ने यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के एक पार्ट ने अपना रोल प्ले किया और उस इसेंशियल फूड को सेल्स तक लेके गया। और इसी बीच रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना रोल प्ले किया और जाके उसको ऑक्सीजन दी, और ऑक्सीजन ने इस सिंपल फूड को और सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले किया। समझ रहे हो बच्चों कि एक प्रोसेस Yes, दूसरी प्रोसेस से किस तरह से कनेक्टेड है बच्चों। इसलिए मैंने बोला कि ये सारी चीजें कनेक्टेड होने की वजह से मैंने यहां टुगेदर वर्ड का यूज किया बच्चों। ये चीज आपको समझ आई? अब एक जल्दी से सब लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? सब लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से और समझा देगी। लिखिए, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, digestion, all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive. I repeat, all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance and perform the job of body maintenance are called life processes. इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सर डन। डन। और बच्चों इस डेफिनेशन में सबकी डन हो गई? सबने लिखी है ना? यस सर। वेरी गुड। और इसमें जो कीवर्ड्स यहाँ पे आए हैं वो आपको पता है, मेंटेनेंस, जॉब और टुगेदर। ये आपके दो कीवर्ड्स आए हैं और इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों इन केस ऑफ प्लांट्स, जब हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं, सो एज दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ये चीज हमें पता है, हमने अभी पीछे डिस्कस की ना कि वो मूवमेंट या लोकोमोशन जैसी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे, बट दे आर स्टिल शोइंग द साइन ऑफ लाइफ as they are growing very slowly and still basic metabolism are also there. वहां पर भी एक बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। और बच्चों यही उनकी एक बायोलॉजिकल लाइफ का या उनको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला या उनकी लाइफ का एक फंडामेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? ये चीज हमने अभी पढ़ी पीछे, ये चीज समझ आई सबको? यस सर। यस सर। ओके यस सर। हाँ, तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर भी अभी कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे पीछे भी, तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, प्लांट्स में भी
हो रहा है, बट कैसे? बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। की लाइन ध्यान रखिएगा, द एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी एंड चैनल इट इनटू अ बायोलॉजिकल वर्क इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो बेसिक अपनी जो भी फंडामेंटल एक्टिविटीज उसको करनी है, चाहे उसकी बॉडी में इंट्रिंसिक ग्रोथ हो या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो, या उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो। जैसे प्लांट आप क्या देखते हैं कि उसने लाइट एनर्जी को लिया और उसको आगे जाके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, देन आगे उसने अपने एंजाइमिनल एक्शंस की वजह से, कई बायोकैटलिस्ट की वजह से आगे अपने बॉडी में फूड को ट्रांसफर किया या उसको मैन्युफैक्चर किया और उससे एनर्जी ली। तो ये सारी प्रोसेसेस उसकी बॉडी के अंदर होती है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैमल्स में, अगर ह्यूमन के बारे में बात करूं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी लोअर होती है बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। यस। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी बच्चों, ये आपको पीपीटीज में ही मिल जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों से लिखवाना चाह रहा था जिससे कि आपको वो एक बारी में याद हो जाए। चलिए, अब मुझे आप बताएंगे, यहाँ कुछ सवालों के जवाब बच्चों आपको देने होंगे। कौन कौन रेडी है इन सवालों के जवाब देने के लिए? जल्दी से मुझे बता दो। समी, अर्नब, शिवांश, वेरी गुड ऋषभ, शिवांश, ऋषभ, अर्नब, बहुत अच्छे बेटा। चलो, बाकी सब लोग अगर जो नहीं भी रेडी हैं तो एटलीस्ट सुनते तो रहो, सुन तो रहे हैं ना? यस और नो, से यस और नो, कुछ तो कहो। ऑलराइट, जो बच्चे शांत हुए हैं, मैंने शुरू में कहा था कि बिल्कुल भी हेसिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप लोग यस और नो कुछ तो बोलो, पार्टिसिपेट करते रहो, ठीक है? चलिए, तो बच्चों पहला जो सवाल है यहाँ पे, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? बच्चों डिफ्यूजन की प्रोसेस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं इतनी तो उम्मीद करता हूँ क्लास 9th में, जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना? अब सवाल आप लोग ये भी जानते हो ना कि बच्चों डिफ्यूजन जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है बच्चों? एक स्लो प्रोसेस होता है ना? ये चीज तो सबको समझ आती है ना? वेरी गुड। और आप ये भी जानते हैं कि कितनी जगह हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी होती है और डिफ्यूजन की प्रोसेस भी होती है, लेकिन बहुत कम के बराबर, ना के बराबर, ठीक है? चलिए, तो डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? हमारी बॉडी में बच्चों, जो ह्यूमन है, हमारी बॉडी में एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हमें दो चीजों की चाहिए, जिसमें से एक फूड है और दूसरा हमने क्या सीखा था पीछे? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस के ऊपर हम लोग डिपेंड रहे ना तो बहुत जल्दी क्या होगा? टाइम फिस। इसलिए हमारी बॉडी में कैसे होता है? हमारी बॉडी में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जितनी भी है, इसको करने के लिए बॉडी ने क्या के पास क्या है? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी गुड, ठीक है? एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए था यहाँ पे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको ये इसमें क्या लिखना है कि वो एक स्लो प्रोसेस है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, यानी कि ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट जो होती है, एक तो ये हो गई, दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है? बहुत हाई है। तो सवाल ये कि हमारी रिक्वायरमेंट हाई क्यों है? Why we need a lot of amount of oxygen? Because it produces energy. Because it produces because we do energy. aerobic respiration. क्योंकि हम अभी डील करेंगे, आगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को भी डील करेंगे, वो तो ठीक है। एनर्जी की बात अभी कोई कर रहा था, जरा दोबारा बोलो। Sir, humans also need high level of energy for performing their tasks. To perform their tasks, like the various kind of activities in their daily life, है ना? Yes sir. Yes sir. तो बच्चों अगर 1 मार्क में क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? चलिए सर आगे। हाँ सर, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सर मैं ये एक्सप्लेनेशन सोच रहा था कि जो डिफ्यूजन होता है वो तो कंटैक्ट प्रोसेस है, मतलब सेल को जो है जो सोर्स के कंटैक्ट में रहना होगा, और हमारी बॉडी का हर एक सेल आउटर एनवायरनमेंट के कंटैक्ट में नहीं है। तो सर ये रीजन हो सकता है इसकी? बेटा बिल्कुल, अब देखो वही ना, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनको तो कंटिन्यूअस हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए ना बच्चा? यस सर, है ना? और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, उस स्लो प्रोसेस से उस अंदर सेल्स तक हाई अमाउंट पे एनर्जी कैसे पहुंचे? समझ रहे हो? तो इसीलिए
हमें ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हमारे लिए थोड़ी सी ठीक नहीं होती, या एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन के लिए इनसफिशिएंट रहती है, इनएडिक्वेट रहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. What criteria do we use to decide whether something is alive? कौन से क्राइटेरियाज हैं जी, बता दीजिए जल्दी से। Metabolism. हाँ जी, Metabolism and cellular movement. Sir, to ensure that the organism is undergoing metabolic activities. ओके, उसके अलावा Sir, if the basic fundamental unit of anything is a अच्छा, cell, एक चीज और सुनो बच्चों, देखो एक चीज और सुनो। आप सभी ने मेटाबॉलिज्म बोला, आई एम कंप्लीटली एग्री, लेकिन अगर मान लीजिए आप इस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं यहां से, आप इस ऑर्गेनिज्म को यहां से देख रहे हैं, तब कैसे बताएंगे आप कि ये अलाइव है नहीं? cellular movement. आप इसकी सेलुलर मूवमेंट देखेंगे यहां से। Outer movement. लोकोमोशन हाँ, वेरी गुड, लोकोमोशन भी, लोकोमोशन। सर मूवमेंट मूवमेंट, और चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर, पर ग्रोथ फिर भी आप ले plant- सकते हैं बेटा। सर लोकोमोशन हम कैसे रख सकते हैं क्राइटेरिया? सर फिर प्लांट्स तो हमें डेड दिखाई देंगे। नहीं, डेड नहीं दिखाई देंगे, मैं उसी के लिए आ रहा था, तीसरा पॉइंट भी बोल रहा था, जैसे ग्रोथ भी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर वो आपको लोकोमोट करते हुए नहीं दिख रहे, मैंने बोला समथिंग इज अलाइव, नॉट अबाउट द स्पेसिफिकली प्लांट बच्चा, यहाँ प्लांट के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे, से यस और नो? यस सर यस सर। है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. हम तो यहाँ बोल रहे हैं कि समथिंग इज अलाइव, अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने उसमें देखी कुछ चीजें, जैसे कि मेटाबॉलिज्म था, जैसे कि लोकोमोशन था, जैसे कि मूवमेंट था, ग्रोथ भी हम ले सकते हैं, दैट नॉट मीन कि हम ग्रोथ नहीं ले सकते, हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपको किसी प्लांट की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी, यस सर यस दिखेगी ना? तो तब तो आप कह सकते हो कि हाँ ये अलाइव है, ये लिविंग है, तब तो हम बोल सकते हैं। यस से सर। यस और नो, Yes. है ना? तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, छोटी मगर मोटी बातें। इस क्वेश्चन हाँ। के आंसर में सर लोकोमोशन आएगा ना बस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, अब आप इसमें से देखो, लोकोमोशन मोस्ट प्रोबेबली है। सर लेकिन लोकोमोशन में सर मुझे एक डाउट है सर, अगर हम लोकोमोशन की बात करें सर, अगर हम एक पत्ता ले सर जो कि पेड़ से मतलब पेड़ से निकल चुका है और सर बहुत तेज हवा चल रही है, तो उस टाइम बेटा एक बार दोबारा बोलना, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, दोबारा बोलो बेटा। ओके सर। सर मैं कह रहा हूँ कि सर अगर हम एक पत्ते की बात करें सर जो कि सूख के पेड़ से टूटकर वो जमीन पे गिर चुका है और सर बहुत तेज हवा चल रही है और वो हमें हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सर हम हाँ। उसको भी कह सकते हैं कि वो एक जगह से अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है, हम उस टाइम पे कैसे अपनी बात को कहेंगे? नहीं, ये इस कंडीशन में हम नहीं कहेंगे। अब देखो ये जो सिनेरियो है बेटा चेंज हो गया, अब यहाँ पे कोई चीज जो है वो किस तरह से लोकोमोट, अब ये तो हमें लोकोमोट करता हुआ दिख रहा है, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि सपोज हमारे सामने कोई ह्यूमन है, सपोज हमारे सामने कोई अदर मैमल है, अब ये कंडीशन तो अलग हो गई ना। लोकोमोट वो अपनी विल पावर से नहीं कर रहा, आपकी कंडीशन में जो ये जो पत्ता है ये अपनी विल पावर से थोड़ी कर रहा है, इस पे Yes, तो sir. एयर का प्रेशर लग रहा है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ये तो अपनी विल पावर से कर रहा है, अपनी एनर्जी से कर रहा है। ये जो कर रहा है ग्रोथ, ये अपनी विल पावर से कर रहा है, अपनी एनर्जीज को यूज करके कर रहा है। ये जो ग्रोथ कर रहा है, या कोई डॉग हो यहाँ पे अगर वो लोकोमोट कर रहा है तो वो अपनी विल पावर से कर रहा है, अपनी एनर्जी से कर रहा है, ये अपनी एनर्जी से थोड़ी कर रहा है। ये तो मुझे स्ट्रक्चर भी तो आना चाहिए इसमें बेटा, बेटा आना जब मेटाबॉलिज्म आ गया तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा कि सर क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म को को हम पढ़ो, सामने से देख थोड़ी ना सकते हैं, इसमें तो वो सिंपल क्राइटेरिया पूछ रहा है। वही तो, इसलिए मैंने स्टार कहाँ पे लगाया, लोकोमोशन पे लगाया या फिर मूवमेंट पे लगाया। ठीक है, ये क्राइटेरियाज हैं। लेकिन आप सोचिए कि मैंने यहाँ पे एक आय बनाई है, मैंने कहा अगर आप इनको देख रहे हैं तो बताइए कौन सा क्राइटेरिया आप डिसाइड करेंगे। सर ब्रीदिंग हो सकता है? बेटा ब्रीदिंग क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यस सर। चले आगे। किसी को थोड़ा सा भी कोई और डाउट हो ना तो पूछ लेना बच्चों,
किसी को भी छोटा से छोटा कोई चीज से डाउट Yes, हो sir. तो अभी क्लियर कर लेना। सर इसमें मेटाबॉलिज्म सर क्यों नहीं आएगा? सेकंड पॉइंट में, हाँ सर वो अभी एक बात पे आते हैं, मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं आएगा। मेटाबॉलिज्म मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि अगर आप सामने से देख रहे हैं उसको, अगर आप एक ऑब्जर्वर हैं तो आप मेटाबॉलिज्म को कैसे देख के बताएंगे। ओके सर। सर तो फिर ये चीजें हम सिर्फ अभी मतलब पर्टिकुलरली ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं क्या? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। सर इसमें सर अगर हम किसी डॉग की बात करें सर जो कि रोड पे सो रहा है और हम उससे सर 1 किलोमीटर दूर है, तो सर हम हाँ। उस डिस्टेंस से तो सर नहीं बता सकते हैं सर, ना ही नहीं वो नहीं कोई उस मूवमेंट डिस्टेंस कर से रहा नहीं है। बता सकते, तब हम देखेंगे कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा। सर आई ब्लिंकिंग, सर उससे भी बता सकते हैं? आई ब्लिंकिंग है या फिर ब्रीदिंग है, फिर तो बहुत सारे क्राइटेरिया है। सर आई ब्लिंकिंग मूवमेंट में आ जाएगा, वो मूवमेंट हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, ये सर चीज मतलब समझ आई सबको। हमें मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ एक आंसर देना होता है कि हम एक से ज्यादा आंसर भी दे सकते हैं, मल्टीपल आंसर। बट डिपेंड करता है। अब मान लो बच्चा अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आप ये 2-3 पॉइंट्स लिख दो, आप लोकोमोशन लिख दो, आप मूवमेंट लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यस सर। ओके सर सर। मतलब यहाँ मेन क्राइटेरिया मूवमेंट ही है बच्चा हाँ, जो भी आपको विजिबल मूवमेंट हो, जैसे आप वॉकिंग तक लिख सकते हो इवन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप अपनी एनर्जी से जा रहे हो, आप उसमें ग्रोथ का मैंने बताया आपको लिख सकते हो उसमें, ठीक है। सर ऐसी अगर हम ग्रोथ देखें तो सर हम किसी को अगर पहली बार में देखेंगे तो हमें ये कोई बेटा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बोलो एक बार दोबारा बोलो बच्चे। सर अगर हम किसी को देखेंगे पहली बार में तो हम हाँ। ये कैसे मतलब ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। यस सर। वो ग्रो कर रहा है दिखेगा या नहीं कर रहा, नहीं, ये तो एक स्लो प्रोसेस हो गई ना बेटा। ग्रोथ तो अब सर ऐसा तो आपने नहीं है कहा ना कि पहली बार देखने में हमें क्या क्या पता चलेगा। हाँ, पहली बार देखने पे आप सामने से देख के कैसे बता सकते हो कि कोई वॉकिंग कर रहा है नहीं कर रहा, लाइक कोई रनिंग कर रहा है नहीं कर रहा। आप इन्हीं क्राइटेरियाज पे तो बताओगे, या लोकोमोशन है इन्हीं में आ गया वो भी, या मूवमेंट हो गया। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये कौन है भाई? सर कृष्णा। आपने अभी ज्वाइन किया है बेटा? यस सर मेरा 5 o'clock पेपर खत्म हुआ है। ओके बेटा, लाइफ प्रोसेस चल रहा है। सर वापस आते हैं कितना हो गया? बेटा अभी इंट्रोडक्टरी सेशन खत्म हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस टर्म्स को समझा है हमने इसमें। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ओके ठीक है, ओके बेटा। चलिए अभी जो कोई बच्चे सवाल पूछ रहे थे बेटा, जरा सवाल दोबारा से पूछो। सर जैसे हम पहली बार अगर किसी उस चीज को देखेंगे, जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अपने फर्स्ट रिएक्शन पे बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं नॉर्मली अगर मैं किसी बच्चे को देखती हूँ या किसी को भी देख रही हूँ तो सर मैं ये तो नहीं कह सकती ना वो आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा, या उसने अब तक कितना ग्रो कर लिया। तो हम ग्रोथ कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रिएक्शन में हम ग्रोथ कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? बेटा दो तरह से हम ग्रोथ को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्रोथ आपकी मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि एक आपकी हो गई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक हो गई इंट्रिंसिक ग्रोथ। बॉडी में बहुत तरह की ग्रोथ होती है जिनको आप बाहर से देख के भी बताते हैं, और बॉडी में बहुत सी जो सेलुलर ग्रोथ होती है जिनको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ का नाम देते हैं। मैं मानता हूं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। हम यहाँ सबसे पहले उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जिनको आप लोग नेकेड आई से जज कर सकते हो या नेकेड आई से देख सकते हो। एक्सटर्नल बता ही सकते हैं ना, ठीक है, और एक्सटर्नल ग्रोथ में आप लोकोमोशन या मूवमेंट का एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। यस। चलिए आगे चलें। यस। यस। What are the outside raw materials used for by an organisms? आउटसाइड रॉ मटेरियल यहाँ हमें देखने हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल्स जो कि यूज्ड होते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म। जल्दी से बता दो सब लोग। जैसे प्लांट के लिए खाद हम देते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए सर हम खाद देते हैं, फर्टिलाइजर। अच्छा, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर मिनरल्स, आप लोग मिनरल्स ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। सर ऑक्सीजन थोड़ी ना, कार्बन, न्यूट्रिएंट्स।
आने दो इन सबको, अभी बोलने दो सबको। और सर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देता है ना, पर सर ऑक्सीजन यस सर, सही रेस्पिरेशन तो के लिए। इन्वॉल्व के लिए हो। विटामिन कौन बोला ये? सर ऑक्सीजन तो उसके रेस्पिरेशन के लिए तो चाहिए ही ना, अगर हम रॉ मटेरियल ही ले रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, और बेसिकली जितने भी जो एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, फ्रूट वेजिटेबल, तो उसके लिए जो मेन दो चीजें होती हैं, उसके फूड हो गया जैसे कि, ठीक है, जो भी फूड को ले रहा है उसके लिए यस वाटर सर, हो गया, नॉन वेज या वेज, वाटर हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन। सर एक चीज पूछनी थी बेटा सर, दो पूछो, लेकिन बस मेरे को 1 मिनट बात खत्म करने दो। दो बातें पूछो, एक में क्या होगा, एक में मजा नहीं आएगा। दो पूछो बस, एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो, जिससे कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है वो जो क्वेरी है इसमें वो कंप्लीट हो जाए। मैंने यहाँ बोला रॉ मटेरियल बच्चों, ठीक है, आप लोगों ने लाइन लगा दी, पिज्जा, बर्गर, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स। अभी तो कोई कुछ और भी बोल रहा था, विटामिन भी बोल रहा था कोई। सामने आओ जरा निकल के, कौन था ये विटामिन वाला? ये विटामिन जो होते हैं आपके विटामिन बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल है। कौन था ये? सामने आ जाओ जरा। चलो कोई बात नहीं, वो प्लांट के लिए कहा होगा किसी ने। अच्छा, तो प्लांट्स के लिए वो विटामिन रॉ मटेरियल हो गया। आर यू श्योर? लॉक कर लूं नाम लिख के आपका? जल्दी से बताओ। मेरा हाँ। मैंने नहीं कहा। चलो, तो जो अगर मैं एनिमल्स के बारे में सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका कोई फूड हो गया, जो भी वो ले रहा है रॉ मटेरियल, क्योंकि वो आगे जाके प्रोसेसिंग होगी उसमें, तब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी बाद में मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे भी, इसी तरह से यहाँ पे भी। बच्चों प्लांट्स के अंदर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं उनको हम आगे डील करेंगे, और आप लोग जानते भी हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर वो वाटर हो, या फिर वो पिगमेंट्स हो उसके, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके अलावा सनलाइट हो गया। तो ये उसके रॉ मटेरियल्स हो गए, और ये इनके हो गए। अब सवाल पूछिए, अब आप इनमें से, अब देख लेना आप लोगों को इनमें से क्या लिखना है। ये आप सब लोगों ने बताए थे, और ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। चलो, अब जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, मोक्षिता थी आई गेस, पूछो बेटा। सर मुझे एनिमल में से पूछना था कि सर जैसे नॉन वेज जो फूड होता है वो भी क्या रॉ मटेरियल में आता है? बेटा रॉ में कैसे आएगा अगर आप उसको यस सर, क्योंकि देखो तो रॉ में अगर ऐसे आएगा, क्या वो रॉ में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उसमें से न्यूट्रिएंट जो है वो निकालेंगे ना। देखो आप नॉनवेज के बारे में बात कर रहे हो, तो नॉनवेज एक तरीके का फूड ही तो हो गया। यस सर, फूड है ना, तो क्या नॉनवेज जाके एज इट इज आपके सेल्स को लग जाएगा, एज इट इज आपकी बॉडी को लग जाएगा? नो सर, नहीं बेटा, आगे प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस होगी, फिर उसमें से एनर्जी निकलेगी, यही तो होगा। यस सर, ऐसे थोड़ी ले लेंगे हम। नहीं तो फिर ये होगा या नहीं रॉ मटेरियल? नहीं फूड हो गया, आई मीन सॉरी सुनो, फूड हो गया ना वो बिल्कुल होगा, फूड हो गया ना वो बिल्कुल होगा, मैंने कहा ना फूड हुआ वो। यस सर, जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो इतनी सारी चीजें लेते हैं जो सिंपल होते हैं, उनने वो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है, उससे एनर्जी लेता है। हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना के एनर्जी लेते हैं सर, राइट? हाँ बिल्कुल, आप देखा ना आपने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, हम कैटाबॉलिज्म करते हैं और प्लांट्स एनाबॉलिज्म करते हैं। सर आपने हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म नहीं होता, समझा दिया सर, होता है, सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। हाँ सर अभी जीएसटीएससी में भी पूछा था। ओके सर, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आपने अभी समझा दिया क्या? हाँ बेटा अभी बता, हमने बात की थी। चलिए आगे, एक बार दोबारा मुझे बताओ सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बेटा बोलो। एक बार एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस दोबारा बता दीजिए। ये हमारे ओल्ड सर ने भी हमें फर्स्ट उसमें बताया था। सुनिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेटा एनाबॉलिज्म बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक बारी में समझ आएगा। ओके। और कैटाबॉलिज्म सर एक बार लास्ट पेज शो कर दो सर, बस बिल्डिंग अप रिएक्शंस और ब्रेकिंग डाउन। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। देखो एनाबॉलिज्म, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब भी आप कोई सोर्स ले रहे हैं, सपोज आपका कोई फूड है, उससे एनर्जी निकल रही है और आपकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ठीक है, यानी बिल्डिंग अप।
और कैटा का मतलब आप क्या सिंपली याद रखना बच्चे, जैसे कि कट करना, ठीक है, कट करना इन द सेंस कि आप जैसे, अब क्या होता है, आप जैसे सपोज कोई वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जितनी भी जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है बच्चे, वो खर्च होगी नहीं होगी, उसका एक्सपेंडिचर होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस सर होगा। होगा ना? तो उसमें से जितनी भी जो आपकी स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है, आप उसको कट कर रहे हैं और आप उसको और आप उससे उसको कट करते चले जा रहे हैं, कट करते चले जा रहे हैं, जो भी एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, जिस फॉर्म में भी हो सकती है, तो इससे आपका क्या होगा, सपोज आप इनटेक नहीं कर रहे लेकिन कैटा करते जा रहे हैं, कैटा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कैटा बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन एना लो कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी या डीग्रोथ करेगी? तो मान लीजिए आपका एना अच्छा है और कैटा कम है, एना अच्छा है कैटा कम है, तो ऐसे में बॉडी क्या करेगी? फैटी हो जाएगी, फैटी हो जाएगी, बिल्कुल ग्रोथ करेगी, हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ग्रोथ करेगी बच्चा, समझ रहे हो? तो ऐसा आपने कभी देखा होगा ना कि यार तू तो बहुत खाता है लेकिन बहुत खाने के बाद भी यार तू कितना पतला सा है, और आपने ये भी सुना होगा यार तू तो यार खाता रहता है यार, और तू यार तू कितना मोटा हो गया यार, तू पहले से कितना फैटी हो गया है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, होता है ना ऐसा? होता ही नहीं होता? जल्दी बोलो यस सर। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, कि आपका मेटाबॉलिक रेट कितना ज्यादा फास्ट है या फिर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कितना स्लो है। ओके सर। सर वो ग्रीन टी के ऐड में भी तो यही बोलते हैं। अच्छा, कौन से ऐड में बोलते हैं? मैंने देखा नहीं सर। कैन वी इंक्रीज आवर मेटाबॉलिक रेट? क्या बेटा? सर अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। एक फॉर्मूला भी होता है, बताऊंगा हायर क्लासेस में जब आप पहुंचोगे, तो कैसे आप अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को निकाल सकते हो। आपको पता है, सपोज आपकी बॉडी को 2000 किलो एनर्जी, किलो कैलोरी चाहिए आपको, अब कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं ना, सपोज हमें 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, ये कोई एक्स इंडिविजुअल है और इस एक्स इंडिविजुअल को डेली जो है बच्चों वो 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। अब ये एक्स इंडिविजुअल क्या करता है, ये बेचारा, ये इतनी लागत है इसकी इतनी, ये बेचारा स्कूल भी जाता है, ये उसके बाद ट्यूशंस भी पढ़ता है, ये घर में काम भी करता है, ये शाम को रनिंग भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, इसकी बॉडी की जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है वो 2000 किलो कैलोरी है सपोज, और ये बेचारा अपनी डाइट से, यानी कि ये तो हुआ 2000 किलो कैलोरी तो हुआ इसका कैटाबॉलिज्म, और ये बेचारा रनिंग करके या सॉरी जो भी इसको डाइट मिलती है उस डाइट से ये सपोज 1500 किलो कैलोरी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 500 कैलोरी का। ये बॉडी 500 कैलोरी कहां से लेगी? ये बॉडी 500 कैलोरी लेगी कैटाबॉलिज्म करके अपनी बॉडी की उस स्टोर एनर्जी से। तो ऐसे में क्या होगा, ये बॉडी डीग्रोथ करने लगी। अब मान लीजिए इसको अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है या फिर सपोज इसको अपनी ग्रोथ ज्यादा करनी है, तो इसको अगर अपनी ग्रोथ बढ़ानी है बच्चों, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अगर मान लो ये यहां पर इसको इंक्रीज करके 2000 कर दे या फिर इसको ये 2500 कर दे सपोज, तो ऐसे में क्या होगा, तो 500 कैलोरी जो है अब इसको प्लस में आ गई, ये ज्यादा मिलने लगी। ऐसे में बॉडी क्या करने लगेगी, इसकी ग्रोथ करने लगी। बच्चों यही चीज होती है, अगर आप ये चीज समझ करने के लिए भी ना बेटा, यही आप मेटाबॉलिज्म ही आपका वेट कम करने के लिए भी ध्यान। आपने सुना होगा कई बार बच्चों कि जो ओबेस पीपल होते हैं, जो थोड़े से ओबेस होते हैं, वो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं या फिर कोई एरोबिक क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन करते हैं। वहां पे क्या कराते हैं उनको, आपने देखा होगा, वहां पे उनको ट्रेडमिल पे चलवाते हैं, वहां पे उनको साइकिलिंग कराते हैं, वहां उनको डांस सिखाते हैं। बच्चों ये सब क्यों करा रहे हैं उनको, ताकि उनकी बॉडी का कैटाबॉलिक रेट कैसा हो जाए,
बढ़ जाए। बढ़ जाए। बढ़ जाए। और हाँ, और उनको क्या बोला जाता है, अब से आपको जंक फूड नहीं खाना, अब से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, अब से आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। तो ये सब क्यों बोला जा रहा है? ताकि हम इसको थोड़ा सा कम जिससे कर सकें। मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, एनाबॉलिज्म। हाँ, इसको कम करना है, उस टाइम पे उसको बढ़ाना है। बच्चों हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रखना अपनी डाइट से सिर्फ। सवाल तो Yes, मतलब सर जब हम सो के उठते हैं तब जब भी हम हम छोटे बड़ा होते हैं। नहीं अच्छा सो के उठते हैं अच्छा, सो तब भी के हम उठते हैं। तब भी हम बड़ा एनर्जेटिक सा फील करते हैं, फ्रेश हाँ हो बेटा, जाते हैं। वो तो देख स्लीप वेक साइकिल के ऊपर है बच्चा। जब तू अच्छा। स्लीप लेते हैं ना, जब हम स्लीप लेते हैं, स्लीप का मतलब ये है बेटा बॉडी को रेस्ट देना, बेटा बॉडी को मेमोराइज करना, ब्रेन को रेस्ट देना, तो वो तो रेस्ट होता है। इवन कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि जब हम सो के उठते हैं ना, इवन चाहे हम 8 to 10 आवर्स क्यों ना सोए हो, हम उसके बाद भी अच्छा फील नहीं करते, हम तब भी टायर्ड फील करते हैं, हम तब भी बहुत यॉर्निंग करते हैं, मन करता है दोबारा से सो जाएं। ऐसा भी तो होता है। यस सर। यस बेटा सर, ये सही है। इस सारी कारण से होता है ना, हमारी बॉडी को और स्लीप चाहिए और रिकवर करना है सर, जैसे किसी बिल्कुल की बेटा, इंजरी स्लीप हो का जाती है। मतलब क्या है? रेस्ट। और रेस्ट क्यों ले रहे हैं? हम अपने ऑर्गन्स को रिकवर कर रहे हैं। और ये Yes, चीज sir. आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब आप बहुत डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे कि रिकवरी कितनी जरूरी है ग्रोथ के लिए। आपकी बॉडी ग्रोथ ही तब करती है जब आप सो रहे होते हैं, पता है आपको? यस सर। और सर ये Yes, भी sir. यस सर। और सर चलिए, योगा क्यों इम्पोर्टेंट है सर? वो भी रिकवरी करता है सर, वो कैसे करता है? वो तो बेटा देख फिजिकल एक्सरसाइज है एक तरह से। वो फिजिकल एक्सरसाइज है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कराते हो बॉडी को, तो बहुत सी ऐसी इंटरनली मैं कहूँ, अब मस्कुलर एक्टिविटीज कहूँ या मैं बॉन्स से रिलेटेड कहूँ, तो वो उनकी ग्रोथ कराने में या उनको फंक्शनिंग रखने में उनकी, या उनको मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करती है। वो तो एक अलग चीज हो गई, फिर वो उसमें आ गई एरोबिक्स Okay. वगैरह के अंदर आ गई। ठीक है, चलो आप यहाँ पे आ जाओ। बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली आप लोगों ने। आज ये सारे डाइटिशियन मत बन जाना। अब यहाँ पे भी आ जाओ वापस, जरा क्वेश्चन को भी बता दो मेरे को, नहीं तो सर, एक आज बार से question सारे थ्री अपने दिखा आप दो। लोग खुद में डाइटिशियन बन जाओगे आज से, और सबका घर में खुद का भी और घर में भी सबका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर लोगे। आ जाओ। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू सर। कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? हाँ बेटा बोलो बेटा। सर एक बार क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म 3 की शीट दिखा दो सर, मेरा लीव हो गया। बेटा किस चीज की? क्वेश्चन 3 की एक बार सर शीट दिखा दो, स्लाइड। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? सर मनोज। मनोज। देखो मनोज, ओके सर। सर आप 2 और सर, हो 1 गया। की दिखा सकते हो या सर आप भेज दोगे ग्रुप पे? कोई है दो हमारा? बेटा 2 और 1 की भी देखो। सर ये आप सर ग्रुप हो में गया भेज सर, देंगे ना? 1 पे कर दीजिए। आपको मिलेगी भी, आपको स्लाइड्स मिलेंगी भी बच्चों को, ठीक है? सर Yes, sir, स्टूडेंट्स सर, को यही व्हाट्सएप पूछ रहा ग्रुप भी है क्या? है बच्चे? सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो बन जाएगा, चिंता ना करो। सर टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। कोई बात नहीं, मैं बात कर तो लूंगा व्हाट्सएप आप लोगों ग्रुप का। भी है। व्हाट्सएप ग्रुप भी कुछ भी नहीं सर छूटेगा ये आप लोगों स्लाइड्स का। कहाँ पर मिलेंगी? ये स्लाइड्स बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बात करूंगा कि अगर आप लोगों को चाहिए होंगे ना, किसी को भी, जैसे किसी इंडिविजुअल ने लेट ज्वाइन किया है, तो वो एक बार मैम से बात करें, ठीक है? ओके सर। आप लोग बात कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैम से ये भी बोलना है सर, वो 6:30 है, उस पे क्लास अरेंज कर दें, क्योंकि सर मेरे पेपर है ना स्टार्ट, तो वो 2 अच्छा से 5 तक है। अच्छा, आपने बात की थी पहले मैम से? यस सर, सर मैंने मैसेज भेजा है, वो रिप्लाई करेंगी चलो कोई बात अभी। नहीं, आप एक बार कॉल पे बात कर लेना मैम से, ठीक है? ओके सर। चलो अब देखो बच्चा, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? जानते हो लाइफ प्रोसेसेस लिखेंगे Yes, सारी, sir. चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए होंगे। और ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी आप लोगों को, अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी ना, यस सर। वही लिखनी है आपको, इसमें कॉपी पेस्ट करनी है। चलो आगे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हो जाएगा ये? हो तो नहीं पाएगा, चलो जितना होगा उतना देखते हैं, ठीक है बच्चों? यस। आ जाओ। ओके सर। ओके, सबसे पहला सवाल, न्यूट्रिशन क्या होता है? अब ये चीज तो आप लोगों को पता लग गई कि व्हाई वी नीड अ न्यूट्रिशन। बच्चों एक सवाल और पहले, न्यूट्रिशन होने से पहले, क्या एक मिनट, फूड और न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस है? यस सर।
यस सर। सर यस सर है। न्यूट्रिशन Yes, है, sir, है। इसमें डिफरेंस है। बच्चों Yes, क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, बताओ। सर फूड हम लेते हैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं, और न्यूट्रिशन जो होता है वो रिलेटेड होता है बॉडी के सर ग्रोथ और बाकी न्यूट्रिएंट की ग्रोथ नीड्स से। से। और कोई? सर हमें न्यूट्रिशन फूड से मिलता है, पर सर ये जरूरी नहीं है कि हमें फूड से हर बार न्यूट्रिशन मिले। यस सर। सर कुछ फूड जैसे जंक फूड जो होता है सर वो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, वो Yes, न्यूट्रिशन sir. हमें उतना प्रोवाइड नहीं करता। तो बच्चों आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो समझते होंगे ना। न्यूट्रिशन से बेसिकली हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी क्या समझती है, हमारी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ईटिंग हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, है ना, Yes, sir. बैलेंस डाइट जिसको आप बोलते हो बच्चों, बैलेंस डाइट का नाम देते हैं ना हम उसको। तो बच्चों ये जो बैलेंस Yes, sir. डाइट होती है ना हमारी, ये बैलेंस डाइट में हम कार्ब्स लेते हैं, इस बैलेंस डाइट में बच्चों हम गुड फैट लेते हैं ना, फैट भी जरूरी है बॉडी के लिए, Yes, sir. और बच्चों Amino मसल acid. बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स भी Protein. जरूरी है, अमाइनो एसिड जो आगे जाके बनाते हैं बच्चों। इसके अंदर से आपको कैसीन विटामिन्स भी होते हैं आपके। सो विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर न्यूट्रिशन, या फिर सॉरी आवर फूड, जिससे हम इस फूड से इस न्यूट्रिशन को बच्चों हम लोग लेते हैं। यस सर, मतलब हम फूड के द्वारा, मतलब फूड के छोटे से पार्ट होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि फूड का काफी सारा पार्ट हमारे गुड फैट की जगह बैड फैट में भी आ जाता है, जिसके कारण लोग ओबीस हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों इसी के बारे में हम लोग लिपिड और रफेज ऐड कर सकते हैं। बेटे लिपिड्स, देखो लिपिड्स एक तरीके से यही तो पार्ट है बच्चों फैट का। अब जैसे ऐड तो बेटा मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड भी कर दूं, है ना, लेकिन बच्चों अमाइनो एसिड बनते कैसे हैं बेटा, इसी का तो पार्ट है आगे जाके प्रोटीन का। यस सर। बेटा लिपिड्स को अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं बच्चों, अगर मैं लिपिड्स यहाँ पे लिख भी दूं तो बच्चों एक तरीके का वो यही तो है। यस सर। सर क्योंकि हम लेते प्रोटीन और फैट के रूप में, अंदर जाके प्रोसेसेस के बाद वो लिपिड वही प्रोसेसेस बच्चों मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे बच्चों आगे, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, सो सवाल यहाँ पे ये उठता है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। बच्चों हम कहाँ से लेते हैं अपना फूड, हम अपने आसपास से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। सवाल ये उठता है कि सर हमने अपने सराउंडिंग से फूड कहाँ से लेते हैं। तो बेटा दो तरीके की आपको, अभी जैसे हमने देखा कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं बच्चों, हमारी ऐसा थोड़ी है कि हमने चपाती खाई, वो जाके चपाती एज इट इज हमारी बॉडी को लग गई, या हमने राइस खाई एज इट इज जाके वो हमारी मसल्स को लग गई। भाई ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारी सेल्स जो है किस फॉर्म में समझती है उसको, उसकी डिजायर्ड फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सर फिर वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जाके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब बन जाता है, फिर ये रिएक्शन के बाद फिर से एडिनोसिन तो बच्चों ये ट्राइफॉस्फेट। जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर बच्चों क्या बनाता है, ये एक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं ना, ये बोल में सब समझ आ रहा है मेरे को, जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं, मुझे सिर्फ 2-4 बच्चों की आवाज आ रही है और सब चुप हो गए हैं। आप शुरुआत में सबकी आवाज आ रही थी, लेकिन अब सब लास्ट आते 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 एकदम से शांत हो गए। सर ये फॉस्फेट वाला समझ नहीं आया। फॉस्फेट वाला समझ नहीं आया बच्चा। आपकी जो सेल्स हैं, मोक्षिता थी ना, ये मोक्षिता बेटे, आपकी जो बॉडी की सेल्स होती है, आप राइस खाते हो, क्या जाके राइस एज इट इज आपकी सेल्स में लग जाते हैं? नहीं सर। बेटा क्या होता है कि इनका ब्रेकडाउन होता है, आगे जाके प्रोसेसिंग होती है, सेलुलर प्रोसेस होती है, ब्रेकडाउन होता है इनका, सेलुलर प्रोसेसेस होती है बेटा, और उसके बाद इनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, यानी कि जो डेफिनेशन, यानी कि जो फॉर्म हमारी सेल समझती है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं एटीपी। ओके। एटीपी बनता कैसे है? ये एटीपी बनता है एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, तब जाके 2 और ये 3, यानी कि बनता है वो ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद
सर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब बेटा डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है या फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, पढ़ोगे जब पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर। तो सर से पूछना कि सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ओके समझ रहे हो? सर एक और डाउट है सर, मेरी मम्मी भी टीचर है सर साइंस की। जब 8th में स्टार्टिंग में था, जब समर की छुट्टियां थी सर, तब मैंने सुना था मम्मी न्यूट्रिशन पढ़ा रही है सर। उसमें उन्होंने सर बहुत 5-6 टाइप के न्यूट्रिशन के टाइप बताए थे सर, आप वो बताओगे ना? क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है सर, जैसे और खाने भी जैसे फ्रूजीवोर्स हो गए सब, वो सर कौन से फोर्स? सर फ्रूजीवोर्स। अच्छा, मींस की जो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और किस तरह का फूड ऑब्टेन करते हैं बेटा वो। यस सर, सही इसी चैप्टर में है ना। सारी चीजें पढ़ेंगे, एक भी चीज आपकी, एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। यस सर, बस पूछ रहा हूँ इसी में आएगा ना वो? अरे इसी में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। जब न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आएगा इसमें। ठीक है, हम दो चीजें एक्स्ट्रा ही सीखेंगे, कम नहीं सीखेंगे, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, आप तक पूरी नॉलेज डिलीवर करनी, जितनी आपके लिए एसेंशियल है, जितनी आप 10th के लिए एसेंशियल है, वो डिलीवर करने की, आपको समझाने की पूरी गारंटी बायोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट की मिलेगी। और जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, और सबको अच्छे से समझ आएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ आएगा। ओके। और आपकी डेली लाइफ के साथ हर कॉन्सेप्ट को लगा के चलूंगा। ठीक है सर? सर हाँ जी बोलिए सर। यहाँ पर सर इसको ट्राइफॉस्फेट क्यों बोला जा रहा है? ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है यहाँ, 2 फॉस्फोरस है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉस्फोरस होता है ना बच्चों, आप लोगों ने एलिमेंट पढ़ा होगा फॉस्फोरस। यस सर। हाँ, तो बच्चों इनका बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो एनर्जी का जो मॉलिक्यूल बन रहा है ना, ये भी पता है आपको कि एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इसको बनाने में अपना रोल प्ले करता है। और वो कौन सा होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसको बनाता है ना, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, अपना सेल्फ डीएनए होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इसीलिए यहाँ डाइफॉस्फेट और यहाँ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इसको बना के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, क्योंकि 3 फॉस्फोरस है। ये चीज समझ आई? ओके सर। यस सर, यस सर। चलिए हाँ बच्चों, बोलो बेटा। फिर एंडिनोसाइन वाला कौन सा, वो क्या होता है? वो तो फॉस्फेट होता है। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला आपने? ये सर वो तो ट्राइफॉस्फेट होता है, वो तो फास्फोरस हो गया। हाँ, और जो हमारे एटीपी में जो ए होता है वो क्या होता है? एडिनोसाइन। बेटा ये प्रोटीन्स की, ये आपकी चेन होती है। जब आप पढ़ेंगे ना एंजाइम्स के बारे में, यस सर, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका, ये किस तरह का एक ऑर्गेनिक मैंने बोला ना कि जब सर बताएंगे तो पूछना ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, तब ये एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यस सर। ठीक है सर, आपके नीचे। हाँ तो मैंने एक बुक में पढ़ा था सर, सारे एंजाइम्स दे रखे थे सर। वो 10th की बुक थी शायद। तो सर हमें आप सारे जो सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं सर, आप वो इसी चैप्टर में पढ़ाओगे ना? बेटा हम एंजाइम सारे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम जितने भी जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे बच्चे। ओके सर। क्योंकि बहुत सारी जगह है ना जहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं और हार्मोन्स निकलते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो बच्चे एडिनोसाइन के बारे में पूछ रहे थे ना, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस और सर। बहुत से आपके जैसे आप डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो वहां पे हम इनको डील करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो बच्चों ये जो कन्वर्टेबल फॉर्म होती है एनर्जी, जो आप लोग जानते हैं कन्वर्टेबल फॉर्म होती है, एक से दूसरे के अंदर टूटना, फिर आगे जाके आपकी सेल्स को एनर्जी मिलना। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं बच्चों आपके फोटोट्रॉप्स और एक होते हैं आपके कीमोट्रॉप्स। बच्चों यहाँ पे मैं एक वर्ड को ब्रेक करना चाह रहा हूं, और ये है आपका सबसे पहले फोटोट्रॉप्स। बच्चों फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉफस मतलब हो गया आपका न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन। बच्चों कीमो का मतलब हो गया आपका केमिकल्स। और बच्चों ट्रोपस का मतलब हो गया आपका न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं सनलाइट से उनको हम फोटोट्रॉप बोलते हैं। मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्या सर सिर्फ सनलाइट से ही करेंगे? क्या हम कोई एनर्जी का सोर्स ऐसा दे सकते हैं लाइट का कि जिससे कि वो अपने आप से बना ले, या हम आर्टिफिशियल वे में इतनी लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या वो एनर्जी बना ले? किस किस के मन में ये सवाल आया, जल्दी से बता दो। मेरे। ओके, तो इसका सवाल जवाब है यस, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत होगी, ये चीज भी ध्यान रखना। बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, ये भी ध्यान रखना। उतना हमारे लिए सही नहीं है। और इतने लार्ज स्केल पे फूड का प्रोडक्शन करने के लिए हम एक एनर्जी बनाने के लिए दूसरी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में, तो वो चीज ठीक नहीं है। यस सर, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जितनी ज्यादा कम चीज में ज्यादा हमें मिल जाए वही। हाँ बिल्कुल, तो बच्चों ये चीज ध्यान रहेगी। आर्टिफिशियल सनलाइट बनाओगे? आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करा देंगे बेटा उसको, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है, लेकिन हम इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी और एक्सपेंडिचर करेंगे बेटा। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर लाइट किसको प्रोवाइड कराएंगे? लाइट आप प्लांट्स को प्रोवाइड करा सकते हो। तो सर वो तो जैसे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनसे भी मिल जाएगी उन्हें? क्या हम उतने ज्यादा अमाउंट में निकाल सकते हैं? और प्रोसेस कितनी स्लो होगी? सर जैसे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, मैंने कई जगह देखा है स्ट्रीट लाइट सर, कि जो उनके नीचे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जितने रीजन में लाइट पड़ रही है वो ग्रो ज्यादा करते हैं बाकी हिस्से के मुताबिक। हाँ, तो बेटा डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में एनर्जी जा रही है। और स्ट्रीट लाइट तो बेटा काफी बड़ी होती है ना, ये भी आपने देखा होगा, काफी ज्यादा वॉट की होती है वो, है ना। तो बेसिकली हम आर्टिफिशियल वे में बना सकते हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ये था आप लोगों के लिए कि आर्टिफिशियल वे में ये काम किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी का बहुत कंजप्शन होगा। दो तरीके से हम इसको देखते हैं, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स को लेके। उसके बाद यहाँ जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों, वो होती है कार्बन की। आप लोग जानते हो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये कार्बन अकेला मोर देन 50 लाख प्लस कंपाउंड बनाता है। आपको पता है ये? यस सर। ये कार्बन ऐसा कंपाउंड है, आपकी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो, आपके लिपिड्स हो, प्रोटीन हो, आपकी बॉडी में कार्बन की चेन आपको देखने को मिलेगी। इस अर्थ पे जो लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, उसकी बॉडी बिल्डिंग में और उसकी ग्रोथ में इस कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा C6H12O6, बच्चों इस ग्लूकोज के, एक सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन एटम आपको देखने को मिल रहे हैं ना? यस सर। बच्चों इसी तरह से आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की चेन होती है, या अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, या फिर मैं कहूं कि लिपिड्स की चेन होती है, जिनमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है या कार्बन होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कार्बन एक सेकेंड रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उन एनर्जीज के अलावा। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या रोल प्ले करता है? उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए। सर ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, सवाल ये उठता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कार्बन को कहां से ऑब्टेन करेगा? सर ये कहां से लेगा कार्बन को? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके ध्यान रखिएगा। कार्बन के सोर्सेज जैसे कि आप पढ़ते हो ना, ऑटोट्रॉफ्स। क्या पढ़ते हो? ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ते हो। और एक हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। बच्चों ये अपने इस कार्बन के सोर्स को निकाल लेते हैं। ऑटो का मींस क्या होता है? ऑटो मींस सेल, और ट्रॉफस मतलब न्यूट्रिशन, एंड द हेटेरो मींस डिपेंड्स ऑन अदर्स, ठीक है। तो ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो बच्चों जितने भी जो कैसे होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, 2 टाइप्स हैं बेसिकली। जो कार्बन के हम जितने भी सोर्सेज देख रहे हैं, क्लासिफाई किया हमने उनको 2 टाइप में। तो फर्स्ट जो ऑब्टेन करते हैं कार्बन को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हो ना कि जो आप छोटी क्लास से रिएक्शन पढ़ते आए होंगे, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को,
तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल रोल प्ले करता है। बच्चों ये जो ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, आप आगे पढ़ोगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को, बहुत अच्छे से बताऊंगा वहां भी, लेकिन यहाँ समझो कि ये जो ग्लूकोज बनता है, ग्रीन प्लांट जो बनाते हैं एनर्जी को, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बनाते हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है वहां पे, और आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इसी तरह से इनको हम इसको एटोट्रॉफ का नाम देते हैं। इसी तरह से जो अदर ऑब्टेनिंग होते हैं कार्बन जो है वो डायरेक्टली हम लेते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जो कि प्रिपेयर्ड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जिनको हम हेटेरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। यानी कि हमारी जो सोर्स है कार्बन को लेने की, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स की जो सोर्स है कार्बन को लेने की, वो कौन है? वो है ऑटोट्रॉफ्स। याद रखना, क्योंकि हम लोग जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? यस और नो? सबको आ गई ये बात समझ? ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं कर रहा, आगे हम लोग वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, इसकी ध्यान रखना, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है, और उसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के वो होते हैं, जिसमें हम वेरियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स और उनके मोड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। यस सर। तो किसी का यहाँ तक कोई सवाल? सर एक बार आप ग्लोव्स के जो 2 टाइप्स होते हैं उन्हें एक बार बता दीजिए। किनके बेटा, जल्दी से बताओ। सर ग्लोव्स के 2 टाइप्स इसके दोबारा बोलना बेटे, आवाज नहीं आई। सर ग्रोथ के 2 टाइप्स इन जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बेटा। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। बेटा बाहरी ग्रोथ और अंदरूनी ग्रोथ। तो एक्सटर्नल वो जो हम लंबे और वो होते हैं, हाँ बेटा, जो बाहर से आपको देखने को मिल रही है ना, और ये आपकी जो सेलुलर मूवमेंट वगैरह होती है सर, हार्मोन्स और सेल मूवमेंट, सेल डेवलपमेंट, सर वही आएगा ना? ये हाँ, तो बेटा, जैसे जो सेलुलर लिविंग मूवमेंट क्रिएचर में हो गया। सर आप कुछ रॉक्स के बारे में समझा रहे थे ना जब मैंने ज्वाइन किया था। हाँ बच्चे, रॉक्स के बारे में मैं ग्रोथ को लेकर ही बता रहा था। रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, जाके उसको एक बार देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। 1% अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको नोट डाउन करना कॉपी में, और नेक्स्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चे। ओके चैप्टर सर कितना बच रहा है? ओके सर। ये किसने पूछा अभी चैप्टर कितना बच रहा है? सामने आओ, कौन थे पूछने वाले? अरे भाई आज तो स्टार्ट ही किया है, किसको इतनी जल्दी है? किसी को जल्दी है क्या? सर जल्दी नहीं, सर पूछ रहा था सर आप ही। बेटा अभी तो शुरुआत हुई है तेरी 10th क्लास का एक सबसे लंबे चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर की आज फर्स्ट क्लास हुई है। तुम कहो तो मैं एक ही क्लास में खत्म करा दूं, और तुम कहो तो ऐसा बेस बना दूं कि तुम्हें आगे 2 साल कोई दिक्कत ही ना हो, जैसा कहोगे। सेकंड ऑप्शन सर बहुत अच्छे से पढ़ा दीजिए, चाहे टाइम ले। सर बेस अच्छा बना दो। तो बेटा उसके लिए समय चाहिए ना, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। यस सर। है ना? तो अब नहीं पूछना कि कितना बचा है, अभी बहुत बचा है। जब खत्म होने वाला होगा तब बता दूंगा, अब सीधा तब पूछना मेरे से, ठीक है? चलो आप पढ़ाई करो सब लोग, ऑल द बेस्ट। और इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ना अच्छे से, फिर आगे डील करेंगे इसमें। हाँ जी सर, आप इसकी पीपीटी भेज सकते हो तो कहीं पर? हाँ बेटा बिल्कुल, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कराऊंगा, ठीक है? बिल्कुल अरेंज कराएंगे, बिल्कुल अरेंज कराएंगे, ठीक है? थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। गुड इवनिंग। बाय सर। All the best बच्चों, all the best, all the best to all of you. Good evening to all of you. Bye bye, take care बच्चों। बाय सर। बाय बेटा, बाय कृष्णा। गुड इवनिंग सर। बच्चे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। बाय बेटा ज्योत्सना, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग।